हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज की जो ये मेरी वीडियो है, इस वीडियो में हम आईएएसबी के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईएएसबी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है और वो किस तरह से वर्क करता है, कौन से डिफरेंट पार्टीज़ हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में इंक्लूड होती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आईएएसबी के मीनिंग से। आईएएसबी का मतलब है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि आईएएसबी क्या है, किस तरह से अपने स्टैंडर्ड्स को परफॉर्म करता है। अब हम इस वीडियो में जस्ट इसका एक छोटा सा एक मीनिंग जो है उसको रिकॉल करेंगे। आईएएसबी एक इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग सेटिंग बॉडी है। हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। अब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने किस तरह से प्रिपेयर करना है, हमारा P&L अकाउंट क्या होगा, कैसे बनेगा, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनानी है, बैलेंस शीट कैसे बनेंगी, ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से बनेगा, ये जो भी हम बनाते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिनको हम इंक्लूड करते हैं, वो हमने किस फॉर्मेट के थ्रू बनाना है वो हमें आईएएसबी बताता है। आईएएसबी रूल्स एंड रेगुलेशंस लेट डाउन करता है और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हर कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आईएएसबी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। कोई नया स्टैंडर्ड लेके आना है उसको बनाएगी आईएएसबी, या कोई एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड है उसमें चेंजेस करने हैं वो भी आईएएसबी करेगी, या फिर कोई एक स्टैंडर्ड एग्जिस्टेंस में है लेकिन अब उसकी फ्यूचर में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको डिस्पोज ऑफ करना वो भी आईएएसबी का ही वर्क होता है। आईएएसबी ओनली बोर्ड है ऐसा जो रिस्पॉन्सिबल है स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करने के लिए। हमारे पास बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कैश फ्लो के लिए उसका एक अलग स्टैंडर्ड है, इन्वेंट्री के लिए स्टैंडर्ड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट किस तरह से करना है उसके लिए भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, इनकम टैक्स, कंस्ट्रक्शन, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स, कंसोलिडेटेड और अर्निंग पर शेयर। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं। ये जो जितने भी हमारे पास स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं इन सबको आईएएसबी बनाती है। ठीक है, मेन पर्पस क्या होता है इनको बनाने का कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी बनी रहे। ट्रांसपेरेंसी जैसे आईएएसबी ने एक स्टैंडर्ड बनाया और उस स्टैंडर्ड को हर कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा जब वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेगी। उससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ होगी, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। अब जो पर्सन्स हैं जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है उनकी ड्यूटी है कि वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करें, और जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं या फिर जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन की नॉलेज मिले। इसीलिए यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड ऑल्सो इंक्रीजेज द एफिशिएंसी। आईएएसबी ने अपना एक प्रॉपर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मेंटेन करके रखा है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि कौन से डिफरेंट मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कौन से प्रिंसिपल्स को हमने फॉलो करना है, वो सभी हमारे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ आईएएसबी में इंक्लूड होते हैं। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टाइम टू टाइम आईएएसबी उस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में चेंजेस लेके आती है जिससे जो भी फ्यूचर में या फिर कोई भी प्रेजेंट में कोई भी इशू इमर्ज हो उसको हम सॉल्व कर पाएँ। आईएएसबी ने प्रॉपर अपना एक प्रोसीजर डेवलप करा है जिसके थ्रू ये अपने स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करती हैं और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखती हैं। हाई क्वालिटी एंड ग्लोबली एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय आईएएसबी। आईएएसबी का मेन मोटिव क्या है कि उन्होंने इस तरह के स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करना है कि वो पूरे वर्ल्ड में उनको अप्लाई करा जाए। जो स्टैंडर्ड्स इंडिया में हमने लगाए हैं वही स्टैंडर्ड्स किसी फॉरेन कंट्री में भी अप्लाई होंगे। इस तरह के स्टैंडर्ड्स आईएएसबी ने इम्प्लीमेंट करे हैं और उनको डेवलप करा है और मेंटेन भी करके रखा है। ये था हमारा आईएएसबी का मीनिंग। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आईएएसबी। ठीक है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम अब इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर में कौन सा
पार्ट किस पार्टी को अपॉइंट कर रहा है, फिर किसने किसको रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके दी, कौन स्ट्रक्चर में एडवाइस प्रोवाइड करता है, ये सभी पॉइंट्स हम इस स्ट्रक्चर में इस वीडियो में समझेंगे। इस स्ट्रक्चर को शुरू करने से पहले आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि एडवाइजरी काउंसिल क्या है, वर्किंग ग्रुप्स क्या है, इंटरप्रिटेशन कमेटी क्या है, एडवाइजरी फोरम क्या होता है, ट्रस्टीज़ क्या होते हैं। आपको इस स्ट्रक्चर को समझने से पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अब हम पहले इनके मीनिंग क्लियर करेंगे, फिर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे। जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है IASB का, उसमें मेन ये पार्टीज़ हैं जो इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास ट्रस्टीज़, बोर्ड, स्टैंडर्ड एडवाइजरी काउंसिल, इंटरप्रिटेशन कमेटी, फोरम एंड वर्किंग ग्रुप्स। अब हम वन बाय वन इनके मीनिंग क्लियर करेंगे, फिर हम अपने स्ट्रक्चर को समझना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास पार्टी है वो है ट्रस्टी। हम सब ने ये वर्ड पहले सुना होगा कि ट्रस्टी का मतलब क्या होता है। ट्रस्टी मेंबर्स हैं या फिर बोल लो कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं जिनको IASB के अंडर अपॉइंट करा गया है। अब ये जो मेंबर्स होंगे, हमने किस तरह ये जो ग्रुप क्रिएट करना है मेंबर्स का, इसमें हमने एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करना है ऑफ प्रोफेशनल्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग ऑडिटर्स, प्रिपेयरर्स, यूजर्स, academics एंड द अदर ऑफिशियल सर्विंग द पब्लिक इंटरेस्ट। ये जो ग्रुप होगा मेंबर्स का, जिनको हम ट्रस्टी बोलते हैं, उनमें प्रोफेशनल बैकग्राउंड के पर्सन्स को इंक्लूड करना है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखते हैं उनको हमने इस ग्रुप में लेके आना है, जिनमें ऑडिटर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र्स हैं, या फिर जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सर्व करते हैं, जिनको पता है कि हमने पब्लिक के लिए किस तरह के स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करने हैं, पब्लिक किस तरह से उनको ईजिली समझ सकती है, क्या मॉडिफिकेशंस करनी है, क्या चेंजेस लेके आने इंपॉर्टेंट हैं। जिन पर्सन्स को इस एस्पेक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी, हमने उनको यहाँ पर एज ए ट्रस्टी अपॉइंट करना है। जो गवर्नेंस है IASB की, वो ट्रस्टीज़ के हाथ में होती है। ट्रस्टीज़ के पास पूरी पावर होती है कि उन्होंने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसको गवर्न किस तरह से करना है। हमने अब तक पढ़ा कि IASB एक स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस को फॉलो करता है। ये जो ट्रस्टीज़ हैं ये IASB के अंडर ही आते हैं, लेकिन IASB ने जो भी अपना एक प्रोसेस फॉलो करना है उसमें ट्रस्टीज़ की कोई भी रोल नहीं होता। स्टैंडर्ड बनाने के लिए कुछ अलग मेंबर्स अपॉइंट करे जाते हैं और ये ट्रस्टीज़ उन स्टैंडर्ड सेटर्स से बिल्कुल अलग होते हैं। आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उनमें ट्रस्टीज़ की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। ट्रस्टीज़ मेनली इंक्लूड करते हैं स्ट्रेटजिक प्रॉब्लम्स, बजट रिलेटेड एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। स्ट्रेटजिक प्रॉब्लम्स में वो देखते हैं कि हम किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स होंगे ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हों, किसी को भी इनमें प्रॉब्लम ना आए, या फिर अगर परेशानी आती भी है तो हमने उस परेशानी को किस तरह से सॉल्व करना है। अब बजट रिलेटेड इश्यूज़, अब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले एक बजट क्रिएट करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो ट्रस्टीज़ सॉल्व करते हैं। ऐसे ही ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की, अब प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं, उनकी जो ऑपरेशन होगी वहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ट्रस्टीज़ देखते हैं। स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस में हमने जितने भी स्टेप्स पढ़े हैं कि एजेंडा डिसाइड करना, फिर एक्सपोजर ड्राफ्ट, डिस्कशन पेपर, जितने भी ये स्टेप्स होते हैं इनमें ट्रस्टीज़ का कोई भी रोल नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास बोर्ड। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं वो सभी अंडरटेक करता है बोर्ड, जो IASB का एक मेन बोर्ड होगा। इस बोर्ड में टोटल 14 मेंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रॉम द होल वर्ल्ड उससे सिलेक्ट करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही कंट्री है और एक ही कंट्री में से हमने अपने 14 मेंबर्स बना लेने हैं। जिस कंट्री में द बेस्ट मैन अवेलेबल होगा वहाँ से हमने उनके मेंबर्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर भी हमने ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए स्टैंडर्ड्स के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, उनको प्रिपेयर किस तरह से करना है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। उन पर्सन्स को हमने यहाँ पर इस बोर्ड में अपॉइंट करना है और इस बोर्ड में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो ट्रस्टीज़ के थ्रू करी जाती है।
सबसे पहले ट्रस्टीज़ अपॉइंट होते हैं। ट्रस्टीज़ आगे स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस के लिए फर्दर न्यू मेंबर्स को अपॉइंट करता है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनके भी चेक करा जाता है कि उनके पास प्रॉपर स्किल्स होनी चाहिए, मार्केट एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके पास प्रॉपर उनको नॉलेज होनी चाहिए मार्केट के रिलेटेड। उन पर्सन्स को हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है 14 मेंबर्स में। जो 14 मेंबर्स होते हैं उनमें जो 12 होते हैं वो फुल टाइम मेंबर्स हैं और जो 2 बच जाते हैं मेंबर्स वो हमारे पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड एडवाइजरी काउंसिल। एडवाइजरी है यहाँ पर, तो आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर कोई एडवाइस प्रोवाइड करी जाएगी। ये जो काउंसिल है इसका मेन कंसेप्ट है डेवलप करने का कि अब IASB के रिलेटेड जितनी भी पार्टीज़ हैं जो इंटरेस्टेड हैं IASB के ऑपरेशंस के थ्रू जो पार्टीज़ अफेक्ट हो रही हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक काउंसिल बनाई गई है। Provides a forum for the IASB to consult a wide range of interested parties affected by the IASB's work. स्टैंडर्ड एडवाइजरी काउंसिल का मेन मोटिव होता है कि उन्होंने बोर्ड को एडवाइस प्रोवाइड करनी एजेंडा के बारे में और प्रायोरिटीज सेट करने के बारे में। हमने देखा, हम पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि स्टैंडर्ड सेटिंग के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो बोर्ड परफॉर्म करता है, ठीक है। बोर्ड को यहाँ पर एडवाइस देता है स्टैंडर्ड एडवाइजरी काउंसिल कि हमने किस तरह से प्रायोरिटीज़ को सेट करना है, हमारा बेसिक एजेंडा क्या होगा। हमेशा आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास या कोई बोर्ड के पास कोई प्रॉब्लम होती है कभी भी वो एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे पास मल्टीपल टास्क होते हैं एक टाइम पर कि 1 से 2 नए स्टैंडर्ड्स अभी बनने बाकी हैं, जो एग्जिस्टिंग है इनमें ये नए चेंजेस लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई एक स्टैंडर्ड को हमने कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर देना है अपने सिस्टम में से। तो हमने यहाँ पर अपने जितने भी हमारे पास इश्यूज़ हैं उनको एक प्रायोरिटी सेट करना कि सबसे पहले किसको करना है, लास्ट में किसको करना है, सेकंड नंबर पर किसको करना है, थर्ड पर किसको करना है। इसके रिलेटेड एडवाइस जो है वो बोर्ड को प्रोवाइड करी जाती है स्टैंडर्ड एडवाइजरी काउंसिल के थ्रू। इसी के साथ बोर्ड को इन्फॉर्म करना कि ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स जो इन स्टैंडर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए उनका मेन व्यू पॉइंट क्या है इन स्टैंडर्ड्स के लिए। और ट्रस्टीज़ हैं जो हमारे बोर्ड हैं उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम गाइडेंस प्रोवाइड करना एजेंडा और प्रायोरिटीज़ के रिलेटेड, ये मेन टास्क होता है स्टैंडर्ड एडवाइजरी काउंसिल का। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। इंटरप्रिटेशन कमेटी से आपको यहाँ पर मीनिंग क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर इंटरप्रिटेशन कमेटी, हम सबको पता होगा कि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि इंटरप्रेट करना, कि डाटा है चलो उसको एनालाइज कर लिया हमने, अब हमने उसकी इंटरप्रिटेशन करनी स्टार्ट करनी है। क्या हमने यहाँ से सीख लिया, नया क्या है, गलत क्या हुआ है यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर हर एक आस्पेक्ट की यहाँ पर इंटरप्रिटेशन करनी है। इंटरप्रिटेशन हम करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग यहाँ पर। तो यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है, ठीक है, जिसमें जो मेंबर्स होते हैं उनको ट्रस्टीज़ अपॉइंट करते हैं। जो पीछे हमने एडवाइजरी काउंसिल पढ़ा, बोर्ड पढ़ा, सब में जो ट्रस्टीज़ हैं वो आगे फर्दर नए नए मेंबर्स को अपॉइंट करते रहते हैं। IFRS RIC एक इंटरप्रेटिव बॉडी है, ठीक है, जो रिव्यू प्रोवाइड करती है कि नए रिपोर्टिंग के इश्यूज़ कौन से इमर्ज हो गए हैं जो पहले IFRS में हमें अभी तक पता नहीं थे, या फिर कोई ऐसा इशू या कोई ऐसा हमारे पास स्टैंडर्ड है जो हमें सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करता, या फिर किसी स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस डेवलप हो गई हैं या फिर वो आने वाले टाइम में डेवलप हो सकती हैं। इस तरह की जो इंटरप्रिटेशन है ये हमें प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कमेटी। प्रॉपर इसके लिए कमेटी बनाई गई है जिसका मेन मोटिव ये है कि उसने हमें इश्यूज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ड्यूरिंग कौन से नए इश्यूज़ इमर्ज हो गए हैं जो हमें पहले IFRS में नहीं पता थे, या फिर सेटिस्फाइड या अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, और कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ डेवलप हो गए हैं। नेक्स्ट है
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी फोरम। इससे अब आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर फिर से एक एडवाइस देने वाली एक फ़ोरम क्रिएट करी गई है। इसका मेन पर्पस ये है कि हमने जब अपने स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करना है या फिर उनको इम्प्लीमेंट करना है, उनकी हाई क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करके हमने रखना है अपने स्टैंडर्ड्स का, जो भी हमने डेवलप करने हैं या हमने जिनको इम्प्लीमेंट करना है। और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये ग्लोबली एक्सेप्टेड होने चाहिए। ये नहीं है कि हम सिर्फ एक कंट्री में ये एप्लीकेबल नहीं है लेकिन बाकी सभी कंट्रीज़ में ये एप्लीकेबल हैं। होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होने चाहिए एक साथ। दिस फोरम अंडरटेक्स वेरियस डिस्कशंस ऑन वेरियस इश्यूज़। हमारे पास बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उन पर टाइम टू टाइम प्रॉपर डिस्कशंस करी जाती हैं कि हर एक एस्पेक्ट को हम क्रिटिकली एनालाइज करें कि अगर ये इशू अराइज हुआ है तो इसके अराइज होने का मेन रीज़न क्या है, हम किस तरह से उस रीज़न को इरेडिकेट करें, कौन से स्टेप्स लें कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम दोबारा अराइज ना हो। वो सारा जो काम होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी फोरम का होता है। नेक्स्ट पार्टी है इसमें हमारी जो है वर्किंग ग्रुप्स। अब हमने यहाँ पर पीछे पढ़ा कि हम अपने एजेंडा को सेट करते हैं, प्रायोरिटीज़ सेट कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर पर कौन सा टास्क होगा, सेकंड नंबर पर और लास्ट पर कौन सा टास्क होगा। यहाँ पर जो वर्किंग ग्रुप्स होते हैं ये अब उन एजेंडाज़ को अंडरटेक करते हैं। जो एजेंडा होगा वो हमारा बन जाता है प्रोजेक्ट, और यहाँ पर वर्किंग ग्रुप्स हैं जो वो एक्शन में आ जाते हैं कि जो भी हमारे डिज़ायर्ड टास्क या फिर प्रोजेक्ट्स हैं हमने उनको अचीव किस तरह से करना है। प्रॉपर रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं ये वर्किंग ग्रुप्स जब ये टास्क को, प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। टाइम टू टाइम ये हमें रिकमेंडेशंस देते हैं कि कौन से ऐसे बेटर और एक्शंस हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं कि हम एक हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड को डेवलप करें, उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ अच्छे से और उसको मेंटेन भी करके रखें। ये था हमारा पार्टी वर्किंग ग्रुप्स। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा मेन टॉपिक जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर आप पेपर में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो आप पहले इसका डायग्राम बनाना, उसके बाद आपने अभी तक जितनी भी पार्टीज़ पढ़ी हैं आप उनके बारे में लिख देना, फिर आप इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देना कि ये किस तरह से स्टेप बाय स्टेप वर्क कर रहा है। मैंने आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी ऐड करी है कि मैंने ये किस तरह से हमने इसको लिखना है पेपर में, किस तरह से हमने इसको अटेम्प्ट करना है, आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर अभी तक आपको ना कोई भी एरोज शो नहीं होंगे, वो जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी उसी के साथ आपको वो एरोज भी शो होते रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है मॉनिटरिंग बोर्ड। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने ये ध्यान रखना है अगर तो यहाँ पर ब्लैक एरो आएगा तो इसका मतलब वहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात चल रही है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को यहाँ पर अपॉइंट कर रही है। अगर तो वहाँ पर आपको रेड साइन शो होगा, रेड एरो, इसका मतलब वहाँ पर बात चल रही है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर रही है कि उन्होंने कौन सा टास्क परफॉर्म करा, क्या उनकी परफॉर्मेंस थी, रिकमेंडेशंस क्या हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर रिपोर्टिंग करी जाएगी। अगर आपको ग्रीन एरो शो होगा इसका मतलब वहाँ पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को एडवाइस प्रोवाइड कर रही है। पार्टी का मतलब है यहाँ पर जैसे हमने पीछे वर्क ग्रुप, एडवाइजरी फोरम, इंटरप्रिटेशन कमेटी, बोर्ड, ट्रस्टीज़, उनके बारे में पढ़ा। ये सभी पार्टीज़ हैं, ये एक दूसरे को अपॉइंट करेंगी, रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगी और एक दूसरे को एडवाइस भी देंगी बाद में। ये अब हम पूरे इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में समझेंगे। अब आप बहुत ध्यान से समझना ये किस तरह से हमने इसको लिखना है। अगर आप इन पॉइंट्स को लिख लोगे तो आपके लिए एक्सप्लेनेशन को इंटरप्रेट करना बहुत ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास आता है मॉनिटरिंग बोर्ड। ठीक है, आपको ना यहाँ पर एक वर्ड मिलेगा, आपकी बुक्स में भी होगा, वहाँ पर होगा ओवरसी। ओवरसी का मतलब होता है सुपरवाइज करना, कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन्स को अपॉइंट करा है और वो उन पर कंप्लीट चेक रख रहा है कि जो सभी टास्क हैं वो प्रॉपरली अचीव हों, उसको हम ओवरसी बोलते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास मॉनिटरिंग बोर्ड। मॉनिटरिंग बोर्ड जो है वो ट्रस्टीज़ को अपॉइंट करता है।
ट्रस्टीज़ को हम IFRS फाउंडेशन भी बोलते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। जो मॉनिटरिंग बोर्ड है वो यहाँ पर ट्रस्टीज़ को अपॉइंट करता है और उनके ऊपर कंप्लीट सुपरविज़न रखता है कि वो जो ट्रस्टीज़ हैं वो अपने सारे काम टाइम टू टाइम करें, जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं वो टाइम टू टाइम वो परफॉर्म करें। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रस्टीज़ होते हैं वो टोटल 22 ट्रस्टीज़ अपॉइंट करे जाते हैं। ठीक है, ट्रस्टीज़ को भी फर्दर ड्यूटी मिलती है ओवरसी की। ट्रस्टीज़ को भी आगे सुपरविज़न का टास्क दिया जाता है। जो भी ट्रस्टीज़ के अंडर पार्टीज़ आती हैं उनको यहाँ पर ट्रस्टीज़ सुपरवाइज़ करते हैं और फंड्स रेज़ करने में हेल्प करते हैं। अब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, उसके लिए हमारे पास एडिक्वेट फंड्स का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ट्रस्टीज़ जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड्स रेज़ करने में हमारी हेल्प करते हैं। मॉनिटरिंग बोर्ड ने यहाँ पर ट्रस्टीज़ को अपॉइंट करा। इन रिटर्न जो ट्रस्टीज़ होते हैं वो रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं मॉनिटरिंग बोर्ड को। जो भी ड्यूटीज़, टास्क, प्रोजेक्ट्स को ट्रस्टीज़ अंडरटेक करेंगे उन सभी की रिपोर्ट जो है वो आगे जाकर मॉनिटरिंग बोर्ड को प्रोवाइड करी जाएगी। टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग होती है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो ट्रस्टीज़ हैं ये आगे जाकर IASB एक पार्टी उसको बनाते हैं। पार्टी नहीं इसको कह सकते, हम इसको एक ग्रुप बोल सकते हैं। इस ग्रुप में मैक्सिमम 16 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जो IASB में ये जो 16 मेंबर्स होते हैं इनका मेन टास्क होता है कि इन्होंने एजेंडा को देखना, स्टैंडर्ड्स को अप्रूव करना, एक्सपोजर ड्राफ्ट प्रिपेयर करना और उनकी इंटरप्रिटेशन करना। एक्सपोजर ड्राफ्ट आपको ऑलरेडी क्लियर होगा, ये हम स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस में क्लियर कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। एक्सपोजर ड्राफ्ट का मतलब होता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड है अब हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। हमने पहले देखा कि हमारा मेन एजेंडा क्या है, फिर उसके ऊपर डिस्कशंस हुई, डिस्कशन पेपर भी पब्लिश हुआ। उसके बाद जब हमने अपने स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करा उसके बाद हमने एक ड्राफ्ट बनाया जिसको हम बोलते हैं एक्सपोजर ड्राफ्ट। एक्सपोजर ड्राफ्ट क्रिएट करना हर स्टैंडर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और कंपलसरी इन नेचर होता है। एक्सपोजर ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने के बाद इसके ऊपर डिस्कशंस करी जाती हैं कि अब जो स्टैंडर्ड हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है अगर इसमें अभी भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है या फिर हमें अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है स्टैंडर्ड में, यहाँ पर उसके ऊपर डिस्कशन करी जाती हैं। नेसेसरी डिस्कशन के बाद फिर से री एक्सपोजर करा जाता है सेम ड्राफ्ट का कि जो नई अमेंडमेंट्स अब कर दी गई हैं अब दोबारा उनको ड्राफ्ट करा जाता है, फिर उनके ऊपर दोबारा डिस्कशन होती है। इसको हम बोलते हैं एक्सपोजर ड्राफ्ट। यहाँ पर जो हमारे पास IASB के अंडर 16 मेंबर्स अपॉइंट होंगे उनकी ड्यूटी होगी कि उन्होंने एक्सपोजर ड्राफ्ट प्रिपेयर करना, उसकी इंटरप्रिटेशन करना और स्टैंडर्ड्स को अप्रूव करना। नेक्स्ट में फिर से रिपोर्टिंग होती है। IASB के ये जो 16 मेंबर्स होंगे ये ट्रस्टीज़ को रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर कि इन्होंने किस तरह से एजेंडा को सेट करा, किन बेसिस पर स्टैंडर्ड को अप्रूव करा, कितनी बार री एक्सपोजर हुआ है, क्या क्या डिस्कशंस हुई हैं और लास्ट में इंटरप्रिटेशन क्या है। कंप्लीट इनके रिगार्डिंग यहाँ पर अब रिपोर्ट्स प्रिपेयर करी जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में जो IFRS फाउंडेशन जो हमारे ट्रस्टीज़ हैं 22 ये फर्दर आगे IFRS एडवाइजरी काउंसिल को अपॉइंट करते हैं। इस काउंसिल में मेन 40 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जिनका मेन मोटिव होता है कि उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि हमारे पास कौन से डिफरेंट एजेंडा अवेलेबल हैं और उनकी प्रायोरिटीज़ हमने किस तरह से सेट करनी है। ये जो टास्क होता है ये IFRS एडवाइजरी काउंसिल का होता है और इसमें मेन 40 मेंबर्स हम अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो ट्रस्टीज़ हैं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी फोरम को फॉर्मुलेट करते हैं। ये जो फोरम है ये प्रॉपर इनपुट्स प्रोवाइड करती हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग कि हमारे पास जो भी नया एजेंडा है इसके रिगार्डिंग हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या इश्यूज़ हैं इसके रिगार्डिंग, क्या ड्रॉबैक्स है, इसमें लिमिटेशंस क्या हैं, किस तरह से हम इनको दूर कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आई हैं इन स्टैंडर्ड्स को यूज़ करने से, वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी फोरम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट स्टेप में जो ट्रस्टीज़ हैं
वो फिर यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन कमेटी को अपॉइंट करते हैं। इस कमेटी में 14 मेंबर्स होते हैं और ये जो कमेटी होती है ये इंटरप्रिटेशंस को इशू करती है कि स्टैंडर्ड डेवलप हुआ है या फिर स्टैंडर्ड एक्चुअल में एप्लीकेशन में है, या फिर जो स्टैंडर्ड है वो उसको हमने अप्लाई करा है और उसमें क्या इश्यूज आए हैं हमारे पास, उनको ये जो इंटरप्रिटेशन कमेटी है ये इंटरप्रेट करना स्टार्ट करती है और कौन से नए अमेंडमेंट्स डेवलप होने चाहिए स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग इश्यूज को सॉल्व करने में, वो भी यही कमेटी यहाँ पर चेक करती है। नेक्स्ट स्टेप में यही जो IASB की ये जो 16 मेंबर्स होंगे ये आगे वर्किंग ग्रुप्स को अपॉइंट करते हैं। ध्यान रखना IASB के जो 16 मेंबर्स हैं इनकी ड्यूटी होती है कि इन्होंने स्टैंडर्ड को डेवलप करना है, स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करना है, प्रोसेस को अंडरटेक करना है, और ये जो 16 मेंबर्स होते हैं ये आगे जाकर वर्किंग ग्रुप्स क्रिएट करते हैं जो हमारे मेजर एजेंडा हैं उनको अचीव करते हैं हमारे वर्किंग ग्रुप्स। नेक्स्ट स्टेप में ये जो IFRS एडवाइजरी काउंसिल है हमारे पास, ये एडवाइस प्रोवाइड करती हैं IASB को, ये एडवाइस प्रोवाइड करती है IASB को कि हमारे जो मेन एजेंडा हैं वो क्या होने चाहिए। अब यहाँ पर जो काउंसिल होगी उसने हमें एजेंडा प्रायोरिटीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन देनी है इस काउंसिल ने IASB को जिन्होंने एक्चुअल में एक स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करना है। इस काउंसिल से आगे इन्फॉर्मेशन का फ्लो होगा कि आप इस एजेंडा को चेक करो, ये जो टास्क हैं आपने इन टास्क को किस तरह से अचीव करना है। प्रायोरिटीज सेट कर दी जाती हैं काउंसिल के थ्रू, उन प्रायोरिटीज़ को अचीव करने का टास्क होता है जो हमारे पास ये IASB के अंडर 16 मेंबर्स अपॉइंट करे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये जो IFRS एडवाइजरी काउंसिल है ये फिर यहाँ पर ट्रस्टीज़ को एडवाइस प्रोवाइड करती है कि हमने अपने एजेंडाज़ को किस तरह से सेट करना है। अगर हमने प्रायोरिटीज़ को सेट करा है तो हमने किन बेसिस पर उन प्रायोरिटीज़ को सेट करा है, क्यों उन प्रायोरिटीज़ को सेट करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ट्रस्टीज़ को प्रोवाइड करी जाती है एडवाइजरी काउंसिल के थ्रू। नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास ये वर्किंग ग्रुप्स हैं ये एडवाइस प्रोवाइड करते हैं जो IASB के 16 मेंबर्स यहाँ पर अपॉइंट करे जाते हैं कि अगर तो जो भी यहाँ पर IASB के 16 मेंबर्स हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मतलब उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आपने इस स्टैंडर्ड को अब डेवलप करना है। अब वर्किंग ग्रुप्स यहाँ पर उस स्टैंडर्ड को डेवलप कर रहे हैं, ये यहाँ पर एडवाइस प्रोवाइड करेंगे कि ये जो आपने स्टैंडर्ड लिया है डेवलप करने के लिए ठीक है या नहीं, क्या क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं या फिर क्या इश्यूज अभी भी इसमें अराइज होते हैं। तो वो सब सारा टास्क जो होता है वो वर्किंग ग्रुप यहाँ पर उसके लिए एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी फोरम है वो अब यहाँ पर IASB को भी एडवाइस प्रोवाइड करेंगी। जो भी इनपुट्स उनके पास होंगे वो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन IASB के 16 मेंबर्स को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती रहेगी कि कंप्लीट एक प्रॉपर क्वालिटी स्टैंडर्ड डेवलप हो सके। नेक्स्ट स्टेप में जो ये हमारे पास IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी है जिसमें हमारे पास 14 मेंबर्स हैं, ये रिपोर्ट प्रोवाइड करती है IASB को कि एप्लीकेशन अगर हुई है स्टैंडर्ड्स की, क्या उनमें इश्यूज़ थे, क्यों वो इश्यूज़ अराइज हुए और कौन से माइनर अमेंडमेंट्स हैं वो होने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दैट्स ऑल, यही था हमारा एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि IASB का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो किस तरह से वर्क करता है, कौन से डिफरेंट पार्टीज़ उनमें अवेलेबल हैं, कौन से पर्सन्स किस नई पार्टी को यहाँ पर अपॉइंट करते हैं, कौन उन्हें रिपोर्टिंग करता है या फिर कौन उन्हें एडवाइस प्रोवाइड करता है, ये हम सब कुछ समझते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के थ्रू। जिस तरह से हमने इसमें अब एक्सप्लेनेशन को समझा है आप उसी तरह से इनके हेडिंग्स बनाकर पॉइंट्स लिख सकते हो, एग्ज़ाम में अपना क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। जो इसकी नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पर मैंने इनकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करी। जिस तरह से मैंने आपको समझाया, ये सबसे पहले मॉनिटरिंग बोर्ड है, उसके बाद वो IFRS फाउंडेशन को अपॉइंट करता है, फाउंडेशन आगे ओवरसी करता है, ठीक है। उसके बाद फाउंडेशन में 22 ट्रस्टीज़ हैं,
फिर ये जो फाउंडेशन है, ये जो ट्रस्टीज़ हैं, ये आगे इन डिफरेंट पार्टीज़ को अपॉइंट करते हैं। उनके यहाँ पर मैंने नेम लिख दिए, आप नेम के साथ इनके मीनिंग भी यहाँ पर लिख सकते हो जो हमने पहले पढ़े स्लाइड्स में। उसके बाद जो कौन किसको रिपोर्टिंग प्रोवाइड करता है, एडवाइस कौन दे रहा है, वर्किंग ग्रुप को अपॉइंट किसने करा, एडवाइजरी काउंसिल एडवाइस किसको दे रहा है, इंटरप्रिटेशन कमेटी ने एडवाइस दी, फोरम ने एडवाइस दी। तो इस तरह से आप इनकी सारी एक्सप्लेनेशंस को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यही था हमारा आज का मेन टॉपिक। आई होप आप सबको ये जो क्वेश्चन है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ IASB को किस तरह से अटेम्प्ट करना है या फिर इसकी एक्सप्लेनेशन हमने किस तरह से समझनी है, आई होप आपको अब ये पॉइंट अच्छे से समझ लग गया होगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू।